तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और बेहद धमाकेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में। भाई, आज जो ट्विस्ट आने वाला है ना, उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक तरफ किम डोगजा को कैरेक्टर बनने का कड़वा सच समझ आ रहा है और उसे एक ऐसा नया फेबल मिला है जो उसका है ही नहीं। लेकिन असली तबाही तब मचती है जब हमारी नन्ही ब्यू गायब हो जाती है। उसे बचाने के लिए बिहुंग सारी हदें पार करके वैनी मैन के सामने जा खड़ा होता है और खुद को उसका पेरेंट घोषित कर देता है। आखिर वैनी मैन ने ब्यूरो के इतिहास का कौन सा खौफनाक राज खोला है और बियू का क्या होगा? चलिए सीधे इस कमाल की वीडियो में देखते हैं। तो भाई, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां डोगजा की आंखों के सामने अचानक एक नीली स्क्रीन फ्लैश होती है। योर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर किम डोगजा हैज ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड। किम डोगजा लिटरली अपनी आंखें झपकाता रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या पढ़े। वो पूरी तरह सन्न होकर अपने मुंह में बुदबुदाया। एक रीडर होने के बावजूद खुद को एक कैरेक्टर कहे जाने के इस विरोधाभास को वो अभी समझ भी नहीं पाया था कि उसके दिमाग की गहराइयों से एक बहुत ही शांत, सूखी और मजाकिया आवाज गूंजी। वैसे तुम्हें साफ साफ मना किया गया था कि ज्यादा देर तक मत देखना। इससे पहले कि डोगजा उस आवाज पर कोई रिएक्शन दे पाता, एक बहुत ही भयानक, अंधा कर देने वाली सफेद बिजली सीधे उस सेंट्रल ऑफिस की छत को चीरती हुई अंदर गिरी। पूरा स्पेस लिटरली 2 टुकड़ों में क्रैक हो गया। उस बिजली का दबाव इतना खतरनाक था कि डोगजा की आंखों के सामने पूरी तरह से सफेद अंधेरा छा गया और उसके घुटने टिक गए। वो जोर से फर्श पर गिर पड़ा। असलान तुरंत भागते हुए उसके पास आया। वो घुटनों के बल बैठ गया और डोगजा के कंधे को पागलों की तरह हिलाने लगा। किम डोगजा, हे उठो, आंखें खोलो। डोगजा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके होठों से एक कराह निकली क्योंकि उसके होश ठिकाने आ रहे थे। असलान उसका चेहरा देख रहा था, जो डर के मारे पूरी तरह पीला पड़ चुका था। यहां लिटरली क्या बकवास हुई थी अभी? तभी एक नीली स्क्रीन धुंध के बीच फ्लैश हुई। सिस्टम, द एक्सक्लूसिव स्किल द फोर्थ वॉल हैज बीन स्ट्रांगली एक्टिवेटेड टू प्रोटेक्ट योर ईगो। डोगजा ने फर्श पर सिर टिकाए हुए ही एक कमजोर थकी हुई मुस्कान बिखेरी। असलान ने गहरी गालियां देते हुए उसके बदन पर चोट के निशान चेक किए। तुम्हें हुआ क्या है भाई? डोगजा ने अपनी आंखों को मटकाया ताकि धुंधलापन साफ हो सके। मैं कितनी देर तक बेहोश था? मुझे नहीं पता, असलान ने उसे सहारा देकर बिठाते हुए कहा। जैसे ही वो अचानक बिजली का गोला इस कमरे में गिरा, मैं तुरंत भागते हुए यहां आया। बिजली? डोगजा ने अपनी भौहें सिकोड़ी। हाँ, असलान ने उस जली हुई छत की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम्हें पता है ना, जब किसी सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी पूरी तरह टूट जाती है तो वो नीली चिंगारियां निकलती हैं। वो चिंगारियां यहां लिटरली एक बहुत बड़े तूफान की तरह गिरी हैं। डोगजा का शातिर दिमाग तुरंत एक्टिवेट हो गया। तुम कह रहे हो कि प्रोबेबिलिटी का झटका यहां लिटरली एक आसमानी बिजली की तरह गिरा है? असलान ने अपने कांपते कंधे उचकाए। मैंने इतना बड़ा प्रोबेबिलिटी का तूफान आज तक नहीं देखा था। सच कहूं तो मैं बुरी तरह डर गया था। डोगजा ने जैसे ही अपने कपड़ों को देखा, उसे झटका लगा। उसके उस खास सफेद कोट के कोने पूरी तरह जलकर काले हो चुके थे। भाई साहब, प्रोबेबिलिटी का झटका इतना तगड़ा था कि इस हाई ग्रेड खुद को ठीक करने वाले कोट की भी ऐसी तैसी हो गई। उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। असलान ने फिर से उसका कंधा पकड़कर पूछा, क्या तुम सच में ठीक हो? डोगजा ने अपना सिर हिलाया और अपनी आवाज को नॉर्मल रखते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन भाई, अंदर ही अंदर डोगजा को एक बहुत ही अजीब बात महसूस हो रही थी। अरे, मेरा शरीर तो लिटरली पहले से बहुत हल्का महसूस हो रहा है। योर अंडरस्टैंडिंग हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू द कंबाइंड स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स ऑफ द एक्सक्लूसिव स्किल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। डोगजा कुछ सेकंड के लिए शून्य में देखता रहा। सोचने वाली बात है, उसने मन में विचार किया। उस सिस्टम मैसेज ने मुझे साफ साफ एक कैरेक्टर कहा है। कैरेक्टर किम डोगजा। उसे पिछले सिनारियोस की वो खौफनाक यादें आने लगीं जब असली दुनिया के कुछ लोग धीरे धीरे अपनी पहचान खोकर इस स्टार स्ट्रीम की स्क्रिप्ट का हिस्सा बन गए थे और सिस्टम उन्हें एक मामूली कैरेक्टर की तरह ट्रीट करने लगा था। डोगजा का चेहरा बहुत ज्यादा उदास हो गया। यानी जो लोग इस नॉवेल की दुनिया के बाहर से आए थे, उन्हें स्टार स्ट्रीम ने पूरी तरह से पचाकर इसी कहानी का हिस्सा बना दिया। उसने तुरंत अपनी लिमिट्स को टेस्ट करने का फैसला किया। एट्रीब्यूट विंडो, उसने दबी आवाज में कहा। तभी सफेद अक्षरों का एक भारी ब्लॉक उसकी आंखों के सामने आ गिरा। द फोर्थ वॉल तुम्हारी तरफ बेहद गुस्से और दुश्मनी से घूर रही है। और फिर उसके दिमाग में एक डांटने वाली आवाज टाइप हुई। तुमने पूरे 15 सेकंड तक देखा था किम डोगजा। अब मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं दिखाने वाली। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। डोगजा ने अपने हाथ उठाते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। पर मुझे बस एक बात बताओ, वो जो ताकत, वो जो वजूद इस दीवार के पीछे छिपा है, वो आखिर क्या बला है? वहां से कोई तुरंत जवाब नहीं आया। उसके दिमाग का सन्नाटा बहुत भारी हो गया था। कुछ देर बाद उस दीवार से एक बहुत ही धुंधला सा मैसेज टाइप हुआ, नींद आ रही है। डोगजा ने चिढ़कर एक ठंडी सांस ली। लो भाई, वो सो गई। शिट। टिंग, यू हैव सक्सेसफुली obtained a new unbound fable. The fable, one who gazed into the abyss, has been obtained.
Attribute: This fable currently possesses no designated grade. डोगजा की आंखें छोटी हो गईं. One who gazed into the abyss. मुझे ये स्टोरी यहाँ क्यों मिली? वेज ऑफ सर्वाइवल की ओरिजिनल कहानी में तो ये फेबल किसी और का होना चाहिए था. इस कहानी का मेरे कैरेक्टर बनने से क्या कनेक्शन है? वो कमरे में आंखें फाड़े सोचता रहा. उसके विचार पागलों की तरह दौड़ रहे थे. क्या मैं सच में एक कैरेक्टर बन चुका हूँ, या मैं अभी भी एक रीडर हूँ? अगर मैं एक कैरेक्टर हूँ तो क्या मैं इस तयशुदा फ्यूचर को बदल भी पाऊंगा या नहीं? किम डोगजा. असलान की शांत आवाज ने उसके विचारों के तूफान को तोड़ा. डोगजा ने ऊपर देखा और उस युवा तलवारबाज की आंखों में देखा. उसे देखकर डोगजा के दिल में एक अजीब सा ख्याल आया. काश मेरी ये उलझी हुई लाइफ भी इस असलान की साफ आंखों जैसी आसान होती. काश मैं खुद को भी उतनी ही आसानी से पढ़ पाता जितनी आसानी से मैं दूसरों के इरादों को पढ़ लेता हूँ. तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक और क्रेजी आइडिया आया. क्या हो अगर मैं खुद पर ही ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट स्किल का इस्तेमाल करूं? जैसे ही ये विचार आया, उसके दिल की गहराइयों में एक बहुत ही अजीब सी हलचल मच गई. मुझे नहीं पता कि ये सीक्रेट पावर ओरिजिनल राइटर ने छोड़ी थी या इस बदलती दुनिया के साथ ये मेरा हिस्सा बन गई है, पर मुझे इसका पता लगाना होगा, भले ही इसमें कितना भी टाइम क्यों न लगे. किम डोगजा. तभी उस टूटे हुए दरवाजे के पास से एक बहुत ही घबराई हुई आवाज आई. डोगजा और असलान दोनों झटके से पीछे मुड़े. वहां हवा में तैरते हुए अपनी पूंछ मटकाते हुए खड़ा था हमारा पुराना दोस्त बिह्युंग. डोकजा बुदबुदाया. वो डोकाई भी लिटरली बहुत डरा हुआ लग रहा था. उसके छोटे पंजे हवा में कांप रहे थे. वो जो प्रोबेबिलिटी का तूफान अभी यहां आया था ना, मैं बस ये देखने आया था कि तुम जिंदा भी हो या नहीं. डोगजा के होठों पर एक सूखी मुस्कान आई. अच्छा बेटा. ये शातिर छिपकली शुरू से मुझ पर नजर रखे हुए थी. गलत मत समझना. डोमट ने तुरंत अपने हाथ हिलाते हुए सफाई दी, जैसे उसने डोगजा के चेहरे के भाव पढ़ लिए हों. मैं तो बस इसलिए वापस आया क्योंकि मैं जाने से पहले तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया था. डोगजा ने अपने जले हुए कोट को ठीक किया और सीधे बैठ गया. क्या भूल गए थे? उसके पास बैठा असलान लिटरली सदमे में डोगजा के कान में फुसफुसाया. भाई, तुम सच में इस उड़ने वाले सफेद भालू से बात कर रहे हो? डोमट ने असलान को पूरी तरह इग्नोर किया. उसका चेहरा गंभीर हो गया. ये जो आने वाला डेमन किंग सिलेक्शन है ना, ये लिटरली एक बहुत बड़ा महायुद्ध होने वाला है. और ये सिर्फ इस इलाके की बात नहीं है. ऊपर कॉन्स्टेलेशंस के बीच इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को लेकर एक बहुत बड़ी जंग चल रही है. तुमने अंदाजा लगा ही लिया होगा, पर इस डेमन रेल में ब्यूरो ने सिर्फ मुझे नहीं भेजा है. डोगजा की आंखें छोटी हो गईं. उसका शातिर दिमाग एक्टिवेट हुआ. यानी यहाँ कोई और डोकायबी भी है? हाँ, डोमट ने बेहद कड़वी आवाज में कहा. एक ऐसा डोकायबी जिसे तुम बहुत अच्छे से जानते हो, और वो कमीना हम दोनों से लिटरली अपनी जान से ज्यादा नफरत करता है. डोगजा ने तुरंत अपने दिमाग में ब्यूरो के अधिकारियों की लिस्ट खंगाली. ऐसे सिर्फ 2 ही डोकायबी थे, और उनमें से एक तो पहले से ही फर्स्ट मुरीम के सिनेरियो में व्यस्त था. तभी द डोकाबी डोकाक इज फॉर्मली इन्वाइटिंग यू टू जॉइन हिज रीजनल चैनल. डोगजा के मुंह से वो नाम अपने आप निकल गया. उसकी आंखें फैल गईं. डोकाक? हाँ, डोमट ने गुस्से में अपने बाल खड़े करते हुए कहा. वही कमीना. खैर, बहुत संभल कर रहना और अपने चैनल पर पूरी नजर रखना. तभी डोमट अचानक हवा में जम गया. उसने अपनी आंखें मटकाईं और उस जले हुए खाली कमरे को देखने लगा. वेट, तुम्हारी वो छोटी डोकायबी कहाँ है? डोगजा का खून लिटरली जम गया. मेरी डोकायबी यानी बियू? उसकी नजरें पूरे ऑफिस में दौड़ीं और उसके दिल में एक खौफनाक डर बैठ गया. बियू? उसने बिना एक सेकंड गंवाए तुरंत अपने चैनल का इंटरफेस खोला. तभी उसका चैनल नंबर आई 7623 सुनहरी रोशनी में चमका और स्क्रीन पर कॉन्स्टेलेशंस के मैसेजेस की बाढ़ आ गई. कॉन्स्टेलेशन, बॉल जनरल ऑफ जस्टिस, इज ग्रेटली मूव्ड बाय योर ट्रायम्फेंट रिटर्न. Constellation, maritime war god, is welcoming you back with a proud subtle smile. Constellation, demon king of salvation, is urgently inquiring about the current whereabouts of the channel's Dokebi. Constellation, ball general of justice, is awkwardly wiping his head, unable to answer. Constellation, King Hyungmu the Great, is clearing his throat roughly and making a strange, unreadable gesture. Several greedy constellations hint that they will gladly answer your structural questions if you transfer a sufficient amount of coins. डोगजा ने एक गहरी और ठंडी सांस ली. लो भाई, इन हमारे देश के ऐतिहासिक कॉन्स्टेलेशंस के पास खुद फूटी कौड़ी नहीं है और बाकी के लालची लोग कॉइन्स मांग रहे हैं. असलान ने उस जले हुए कमरे के कोनों को देखा. क्या वो उस प्रोबेबिलिटी की बिजली के झटके में गायब हो गई? डोगजा ने कड़ाई से अपना सिर हिलाया. उसकी नजरें फर्श पर थीं. नहीं, यहां उसकी ओरा का एक कतरा भी नहीं है. उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं. ये कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बीयू के वजूद को इस पूरे कोऑर्डिनेट से साफ कर दिया हो. उसने सिस्टम के लॉजिक को समझा.
ब्यू इस पूरे डेमन रेल्म में एक इकलौती ऐसी डोकाइबी है जो ब्यूरो से अलग एक इंडिपेंडेंट चैनल चला रही है, और ये डेमन रेल्म शुरू से ही किसका इलाका माना जाता था। तभी डोमट की आंखें गुस्से से लिटरली लाल हो गईं और उसके मुंह से एक भयानक गाली निकली, कमीने साले, ये उन हरामखोरों का काम है। वेनी मैन। डोक्सा की भौहें बुरी तरह सिकुड़ गईं। वेनी मैन वो लंबे कानों वाले रहस्यमयी जीव जो शुरू से ही डोकाइबी और स्टार स्ट्रीम के ब्यूरो के कट्टर दुश्मन रहे हैं। सिस्टम के आने से पहले ये डेमन रेल्म उन्हीं का इलाका था, पर अगर ब्यूरो से अलग कोई डोकाइबी यहाँ अपना चैनल चला रही है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर दूर उस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की सबसे निचली, अंधेरी और गंदी झुग्गियों की एक संकरी गली के अंदर से एक छोटी सी मासूम चीख गूंजी, बाबात। बेचारी नन्ही ब्यू को एक बहुत ही भारी प्रोबेबिलिटी सील्ड पिंजरे में बंद कर दिया गया था और वो अपने छोटे छोटे पंजों से उस पिंजरे की सलाखों को पीट रही थी। उधर ऑफिस में डोमट ने गुस्से में अपने दांत इस कदर पीसे कि उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने डोग्जा की तरफ देखा। उसकी पूरी बॉडी से एक बहुत ही खतरनाक और गंभीर गुस्सा निकल रहा था। ये काम मुझ पर छोड़ दो डोग्जा, उन साले वेनी मैन को मैं खुद सबक सिखाऊंगा। आज बात हम डोकाइबी रेस की इज्जत की है। भले ही वो ब्यू इस ब्यूरो का हिस्सा ना हो, पर मैं उन हरामखोरों को उसे ले जाने नहीं दे सकता। उधर उन अंधेरे और गंदे सीवर के पाइपों के बीच से एक बहुत ही लंबा और सूखा वेनी मैन उस भारी पिंजरे को अपनी पीठ पर लादे पागलों की तरह भाग रहा था। उसके लंबे कान हिल रहे थे और वो एक बहुत ही डरावनी सूखी हंसी हंस रहा था। हा, इन साले डोकाइबी का राज अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। वो वेनी मैन अपने मुंह में फुसफुसाया, मेरी प्यारी बच्ची, तू इस दुनिया की सबसे पहली वेनी मैन बनेगी जो एक पूरे इंडिपेंडेंट चैनल को कंट्रोल करेगी। तू हमें इस घटिया और गुलाम बनाने वाले सिस्टम के सिनेरियो से हमेशा के लिए आज़ाद कराएगी। तभी अचानक उस सीवर की छत को फाड़ते हुए एक बहुत ही तेज सफ़ेद रोशनी का धमाका ठीक उस वेनी मैन के आगे हुआ और उसका रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया। ओए! उस तंग और संकरी सुरंग में बिह्यूंग की भारी आवाज़ गूंजी, जिसमें ब्यूरो के एक बहुत बड़े अधिकारी का रोब और ताकत थी। उस बच्ची को वहीं छोड़ दे। इसी वक्त वो वेनी मैन लिटरली वहीं जम गया। उसकी लंबी उंगलियां उस पिंजरे के हैंडल पर कस गईं। उस रोशनी के बीच तैरते हुए डोमट ने नीचे खड़े उस जीव को घूरा। उसके सफ़ेद बाल ब्यूरो की सिस्टम पावर से कड़क रहे थे। उस बच्ची को चुपचाप वहीं रख, और अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहां से दफा हो जा। उस वेनी मैन ने अपने नुकीले दांत दिखाए और एक खतरनाक फुसकार छोड़ी। ये छोटी सी डोकाइबी तो तुम्हारे उस प्यारे ब्यूरो में रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो फिर तुम डोकाइबी इस लावारिस कचरे के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगा रहे हो? डोमट की आवाज़ लिटरली इतनी ठंडी और पैनी हो गई कि उसका वो पुराना ड्रामेबाज रूप पूरी तरह गायब हो गया। सुरंग में एक बहुत ही भारी दबाव छा गया, क्योंकि टेक्निकल तौर पर उस बच्ची को जन्म देने वाला मैं ही हूँ। वो हवा में थोड़ा और ऊपर उठा। भले ही इस सिस्टम के रूल्स की वजह से मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता, पर जब कोई आवारा कुत्ता मेरी बच्ची को हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो मैं एक बाप की तरह उसकी खाल उधेड़ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। बाप! उस वेनी मैन ने जोर का ठहाका लगाया। उसकी वो मजाकिया और कड़वी हंसी उस सीवर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। हा, अबे ओए, तुम डोकाइबी जैसे रोबोटिक मॉन्स्टर्स कब से इंसानों की तरह इमोशनल होने लगे? अगर तुम लोगों के दिल में जरा सी भी दया होती तो जब तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे पुरखों का कत्लेआम किया था तब वो दया कहाँ घास चरने गई थी? डोमट ने अपनी छोटी बाहें सिकोड़ी और उसकी भौहें तन गईं। देख भाई, तेरे इस पुराने इतिहास के दुख पर मुझे तरस आ रहा है, पर जब वो पुराने सिनेरियोज आए थे तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। तो फिर कौन? हमारे इस सदियों पुराने दर्द की कीमत कौन चुकाएगा? वो वेनी मैन गुस्से और नफरत से लिटरली चीख पड़ा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। जब तुम्हारे उस ब्यूरो ने हमारे पुरखों का वो पवित्र स्टोरी बैग चुराया था तब उसका हर्जाना किसने दिया? डोमट ने तुरंत पलटवार किया। उसकी आवाज़ एक कोड़े की तरह कड़क थी। क्या बकवास कर रहा है साले? हमारे ब्यूरो के रिकॉर्ड्स में साफ साफ लिखा है, वो स्टोरी बैग पीढ़ियों पहले तुम लोगों को वापस कर दिया गया था, और वो भी मार्केट प्राइस से लिटरली डबल कीमत पर। ये सुनते ही उस वेनी मैन के चेहरे पर एक बहुत ही घिनौनी, शातिर और डरावनी मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे पीछे उस सीवर के अंधेरे में कदम बढ़ाने लगा और उसने बेहद ठंडी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि इस सिस्टम के एक जवान और नासमझ गुलाम को अपनी ही असली हिस्ट्री का एक पन्ना भी नहीं पता। वो वेनी मैन पूरी तरह अंधेरे में गायब होते हुए फुसफुसाया, तुमने वेनी मैन की वो असली चीज कभी वापस की ही नहीं थी। मुझे तुम्हारी इस सड़ चुकी पुरानी हिस्ट्री में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। डोमट ने गुस्से में चीखते हुए कहा। उसके सफेद बाल डर और गुस्से के मारे खड़े हो गए थे, पर वो फिर भी अपना रोब झाड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। चुपचाप उस बच्ची को मेरे हवाले कर दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो इस विशाल ब्रह्मांड में कई तरह की बुराइयां होती हैं। वेनी मैन ने बेहद शातिर अंदाज में डोमट की धमकी को बीच में ही काटते हुए कहा,
पहली और सबसे बुनियादी बुराई वो है जो किसी बेगुनाह की जिंदगी को नरक बना देती है। दूसरी बुराई वो है जो दूसरों को उस नरक में तड़पते हुए देखकर खुद मजे लेती है। डोमट की आंखें गुस्से और खौफ के मारे छोटी हो गईं। धत तेरे की, मैंने एंट्री तो लिटरली एकदम हीरो वाली फिल्मी स्टाइल में मारी थी, पर यह मेरी लाइफ का पहला मौका है जब मैं किसी वेनी मैन से क्लोज कॉम्बैट में लड़ रहा हूं। वेनी मैन ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन इस दुनिया की सबसे घटिया, सबसे घिनौनी और अंदर तक सड़ चुकी तीसरी बुराई वो है जो दूसरों की उस तड़प और लाचारी को सिस्टम बनाकर बाकी लोगों को देखने के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट करती है। डोमट के माथे पर ठंडा पसीना तैरने लगा। भाई, सिचुएशन लिटरली बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। द अथॉरिटी ऑफ अ जायंट फेबल हैज बिन फोर्सफुली इन्वोक्ड। वेनी मैन ने अपनी जीभ से तंजिया आवाज निकाली और उस छोटे से स्ट्रीमर को बेहद हिकारत से देखा। क्या तुम्हारे ब्यूरो के उन कॉर्पोरेट आकाओं ने तुम्हें बेसिक रूल्स भी नहीं सिखाए? तुम्हें कभी भी किसी भी हाल में एक वेनी मैन के सामने अपनी उस सिस्टम पावर का इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। द लोकलाइज्ड पावर ऑफ द जायंट फेबल इज एक्सपीरियंसिंग सिवियर इंटरफेरेंस। डोमट का चेहरा लिटरली पत्थर की तरह जम गया। स्टार स्ट्रीम का वो नीला डिजिटल कोड उनके आसपास टीवी के पुराने स्टैटिक की तरह फटने और बिगड़ने लगा था। सिस्टम विंडो काम नहीं कर रही है। प्रोबेबिलिटी में इतनी बड़ी रुकावट पैदा करना तो सिर्फ सबसे ऊंचे लेवल के ग्रेट डोकाइबी के बस की बात होती है। कैसे? एक लावारिस वेनी मैन के पास सिस्टम की इतनी बड़ी अथॉरिटी कहां से आ सकती है? वेनी मैन और आगे बढ़ा। उसकी लंबी परछाई फर्श पर फैल गई। बेवकूफ डोकाइबी, तेरी सबसे बड़ी और आखिरी गलती यही थी कि तू इस अंधेरी सुरंग में बिल्कुल अकेला चला आया। और भाई साहब, डोमट की आंखों के सामने लाल रंग के डेंजर मैसेजेस की जैसे बाढ़ आ गई। System alert, the racial fable song of the Venny Man is currently in active effect. Your status resistance has drastically decreased due to species attribute vulnerabilities. The Venny Man's generational hatred has successfully weakened your mental fortitude. The Venny Man's ancient grudge has sharply decreased your base combat power by 50%. डोमट ने अपने दांत भींचे। उस भयानक नैरेटिव प्रेशर के नीचे उसका छोटा सा बदन पागलों की तरह कांप रहा था। शिट, उसने मन में गाली दी। तभी हमारे सीनियर डोकाइबी हमेशा कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, वेनी मैन के रास्ते में कभी मत आना। वेनी मैन जोर से ठहाका मारकर हंसा। हम सिनेरियो के बाकी जीवों पर अपनी कहानियों का ऐसा रोब नहीं जमा सकते, पर तुम डोकाइबी, तुम तो हमारे लिए हलवा हो। अब मर। उन्हीं कॉन्स्टलेशंस की आंखों के सामने जिनके पैर छू छू कर तुम कॉइन्स कमाते हो और जिनकी गुलामी करते हो। चैनल पूरी तरह हिल रहा था और स्क्रीन पर मैसेजेस तैर रहे थे। कॉन्स्टलेशन, bald general of justice, is deeply shocked by the overwhelming power of the Venny Man. Constellation, god of wine and ecstasy, is frowning heavily at the ancient source of this localized power. Constellation, prisoner of the golden headband, is fiercely clenching his fist in anger. Constellation, demon-like judge of fire, is completely enraged by the ongoing trap. Venny Man के नुकीले दांत चमके। क्या परफेक्ट दिन है। आज तेरी मौत की कहानी से मुझे एक बहुत ही हाई ग्रेड फेबल मिलेगा। डोमट लिटरली मौत के डर से कांप रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये साला मेरा जूस निकाल देगा। मुझे ब्यूरो के मेन ऑफिस में सिग्नल भेजना होगा, पर क्या मैं तब तक अपना वजूद भी बचा पाऊंगा? तभी उस घने अंधेरे के पीछे से एक बहुत ही जानी पहचानी ठंडी और भारी आवाज गूंजी। कितना बेवकूफ डोकाइबी है। एक वेनी मैन के सामने अपने असली फिजिकल फॉर्म में आ गया। हमारा अल्टीमेट हीरो यू जुंगह्युक आ चुका था। बिना एक सेकंड की भी देरी किए उसकी काली तलवार ने उस वेनी मैन के बड़े से सलेटी हाथ को कलाई से उड़ा दिया जो डोमट का गला घोटने ही वाला था। वेनी मैन जोर से चीखते हुए पीछे हटा। उसका काला खून फर्श पर बिखर गया। द कॉन्स्टलेशन, डीमन लाइक जज ऑफ फायर, इज चीयरिंग लाउडली एट द सडन इंटरवेंशन। डोमट धड़ाम से फर्श पर गिरा और अपने सूजे हुए गले को पकड़कर दर्द से कराहने लगा। तुम तो, यू जुंगह्युक ने उस छोटे से डोकाइबी की तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं। हटो, उसने बेहद ठंडी आवाज में हुक्म दिया। वो सीधे उस जख्मी वेनी मैन की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में दया का एक कतरा भी नहीं था। तो तुम ही हो जिसे कहानियों में डेमन ऑफ द होराइजन कहा गया है? हाँ, मैं ही हूं। वेनी मैन ने अपनी कटी हुई कलाई को पकड़कर पीछे हटते हुए कहा। उसकी नजरें उस काली तलवार पर टिकी थीं। एक बहुत लंबा अरसा बीत चुका है। जुंगह्युक की आवाज एक जानलेवा फुसफुसाहट में बदल गई। ओल्डेस्ट ड्रीम के कठपुतली। वेनी मैन एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गया और फिर उसने एक सूखी फटी हुई हंसी हंसी। लेकिन टेक्निकल तौर पर इस नई टाइमलाइन में मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। मुझे पता है, जुंगह्युक ने कहा। वेनी मैन फिर से पागलों की तरह हंसा। बिल्कुल, तुम्हें कभी कुछ समझ नहीं आएगा। तुम चाहे हजारों बार मर जाओ या 10,000 बार रिग्रेशन करके दोबारा जी लो, पर तुम इस ग्रैंड डिजाइन को कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम सिर्फ एक इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाता। जुंगह्युक की तलवार हवा का सीना चीरती हुई बिजली की स्पीड से आगे बढ़ी। वेनी मैन ने किसी तरह खुद को बचाया और दीवार से जा टकराया। वेट,
क्यों ना हम दोनों यहीं रुक जाएं? तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ये मामला तुम्हारा है ही नहीं। उसकी गिड़गिड़ाहट पूरी होने से पहले ही जुंगhyuk ने अपनी कलाई घुमाई और चांदी जैसी रोशनी का एक और कट हवा में चमका। वैनी मैन का दूसरा हाथ भी कोहनी से कटकर हवा में उड़ गया। बियू को मेरे हवाले करो, जुंगhyuk ने हुक्म दिया। उसकी आवाज़ एकदम सपाट, बर्फीली और अटल थी। वैनी मैन दर्द के मारे बुरी तरह तड़प उठा। उसके लंबे कान पिचक गए। तो तुम भी इस लावारिस डोकायबी के पीछे आए थे? भले ही तुम जैसा मामूली इंसान एक इंडिपेंडेंट चैनल हासिल भी कर ले, पर तुम्हारे रिग्रेशन के लिए ये बिल्कुल बेकार है। तुम इसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। मुझे किसी चैनल की ज़रूरत नहीं है, जुंगhyuk ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए शांत आवाज़ में कहा। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, वैनी मैन डर के मारे पागलों की तरह चिल्लाया। तुम्हें इस डोकायबी की असली कॉस्मिक वैल्यू का अंदाज़ा तक नहीं है। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? इस बर्बाद हो चुकी दुनिया को क्लियर करना गणित के हिसाब से नामुमकिन है, तुम जैसे मॉन्स्टर के लिए भी। भले ही किम डोगजा तुम्हारे साथ खड़ा हो, पर तुम सिर्फ एक अनप्रेडिक्टेबल मोहरे के दम पर स्टार स्ट्रीम के इस विशाल पहिए को नहीं रोक सकते। जुंगhyuk की आंखों में कोई भावना नहीं थी। उसकी तलवार सीधे वैनी मैन के गले पर टिकी थी। वैनी मैन अचानक चीख पड़ा। उसके पैर जवाब दे गए और वो दीवार के सहारे जमीन पर ढह गया। रुको, तुम नहीं जानते, तुमने इस वर्ल्ड लाइन में अभी तक ज्यादा रिग्रेशन किए हैं। मैं एक बिल्कुल दूसरे पैरेलल डायमेंशन से आया जीव हूं। अगर तुमने मुझे यहां मारा तो ये तुम्हारे नैरेटिव के लिए सबसे बड़ी तबाही होगी। मेरे लोगों को अपना दुश्मन मत बनाओ। जुंगhyuk की तलवार सीधे वैनी मैन की दाईं जांघ को चीरती हुई जमीन में धंस गई। उसने उसे लिटरली फर्श पर पिन कर दिया। मैंने किसी से एक पक्का प्रॉमिस किया था, जुंगhyuk ने बेहद शांत आवाज में कहा। तभी भाई साहब उसके दिमाग में एक बहुत ही पुरानी दर्दनाक याद फ्लैश हुई। सियोल के खंडहरों में खड़ा जुंगhyuk एक छोटी सी रोती हुई बच्ची को देख रहा था। उसने पूछा था, उस शैतान का हुलिया क्या था जिसने तुम्हें वर्ल्ड लाइंस पार करने में मदद की थी? उस छोटी बच्ची ने रोते हुए उस लंबे कानों वाले मॉन्स्टर का हुलिया बताया था जिसने उसकी आत्मा का सौदा किया था। वो याद उस अंधेरी सुरंग में वापस लौट आई। मैंने उससे वादा किया था कि उसका बदला मैं अपने हाथों से लूंगा। जुंगhyuk ने तलवार की हिल्ट पर अपनी पकड़ और मजबूत की। वैनी मैन जितना हो सके पीछे हटा। उसकी आंखों में लिटरली मौत का खौफ था। यहीं मरो, जुंगhyuk ने कहा। और भाई साहब, एक भारी और गहरे वार के साथ उसकी तलवार सीधे वैनी मैन के सीने के आर पार हो गई। वैनी मैन के मुंह से एक भयानक खून से सनी चीख निकली जो पूरे सीवर पाइपों में गूंज उठी। मैं तुम्हें हर एक पैरेलल डायमेंशन में श्राप दूंगा। मैं तुम्हारी आत्मा को कभी माफ नहीं करूंगा। तलवार के एक आखिरी क्रूर ट्विस्ट ने उसकी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दिया। वैनी मैन ने एक आखिरी सांस ली। उसके कान लटक गए और उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई। नहीं। ओ किंग, एक हल्की सी आवाज के साथ उसकी फिजिकल बॉडी लाखों काले चमकदार पार्टिकल्स में टूट गई और हवा में गायब हो गई। डोमट फर्श पर बैठा आंखें फाड़े उस खाली जगह को देख रहा था। वो इस ट्रांसेंडेंट की इस क्रूर और खतरनाक ताकत को देखकर लिटरली स्पीचलेस हो चुका था। सिस्टम सक्सेस, यू हैव सक्सेसफुली obtained a new legendary grade fable. System achievement, you have attained a narrative achievement that has never existed before in the history of the star stream. System fable, the fable, one who severed the lump of a Veni man has been successfully obtained. All remaining Veni men residing within the boundaries of the demon realm have become permanently hostile toward you. जुंगhyuk ने अपने आसपास तैरते हुए उन सुनहरे मैसेजेस को पूरी तरह इग्नोर किया। वो शांत कदमों से उस मेटेलिक पिंजरे के पास गया, अपना भारी बूट उठाया और एक ही स्टॉम्प में उस प्रोबेबिलिटी लॉक को चकनाचूर कर दिया। उसने अंदर हाथ डाला और उस कांपती हुई नन्ही सफेद फुटबॉल को बाहर निकाला। आज़ाद होते ही बेचारी बियू पागलों की तरह रो पड़ी एंड उसने अपने छोटे छोटे पंजों से जुंगhyuk के अंगूठे को कसकर पकड़ लिया। बाबा चैनल पर मैसेजेस फिर से नॉर्मल होने लगे। Constellation, demon-like judge of fire, is tearing up uncontrollably at the rescue. Constellation, bald general of justice, is politely offering the literal towel he just wiped his head with. Constellation, maritime war god, is quietly writing a profound poem out of pure raw emotion. जुंगhyuk ने रोती हुई बियू को बेहद आराम से अपने ब्लैक कोट की गहरी अंदरूनी जेब में रख लिया। वहीं रहो, वो धीरे से बुदबुदाया। टिंग। तभी एक आखिरी सबसे खास सुनहरी नोटिफिकेशन उसकी आंखों के सामने चमकी, जिसमें एक बहुत ही जानी पहचानी कॉस्मिक ओरा थी। Constellation, demon king of salvation, is silently watching you with an unreadable expression. जुंगhyuk उस अंधेरी सुरंग के बीच में रुक गया। उसने धीरे से अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और उसकी वो पैनी कातिलाना नजरें सीधे सीवर की छत को चीरती हुई, पत्थरों को पार करती हुई, सीधे ऊपर आसमान के उस तारों वाले ग्रिड से जा टकराईं जहां से किम डोगजा उसे देख रहा था। दफा हो जाओ, किम डोगजा। और भाई साहब, पलक झपकते ही वो टिमटिमाते हुए सितारे उसकी नजरों से ओझल हो गए क्योंकि चैनल का कनेक्शन झटके से स्नैप हो गया। जुंगhyuk ने अपनी भौहें सिकोड़ी और वापस उस सुरंग के अंधेरे में गायब हो गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। और भाई साहब,
यहाँ पर होता है इस माइंड ब्लोइंग और फुल टू एक्शन एपिसोड का एंड। भाई जुंगhyuk ने तो लिटरली वैनी मैन को ख़त्म करके बीयू को बचा लिया है, पर उस वैनी मैन ने मरते वक्त जिस किंग का नाम लिया था वो कौन है? और क्या अब वैनी मैन की पूरी प्रजा जुंगhyuk के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और मुझे कमेंट्स में बताओ कि जुंगhyuk का डोग्जा को गेट लॉस्ट बोलना आपको कैसा लगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, पीस आउट।